Hello everybody, welcome to Defense Wala. My name is Rahul Parmar. Jai Hind everyone. Please let me know that am I audible and visible to every one of you. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों की? मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? प्लीज बताइए। तो हम इस सफर को शुरू करते हैं, कुछ बातें करते हैं और आगे बढ़ेंगे। बस इतना बता दीजिए कि मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूं, क्लियरली विजिबल हूं। बताइए। राज देवनाथ, ओके। सची, जतिन, प्रॉपरली ऑडिबल हूं? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ। माई नेम इज राहुल परमार. आई हैड मास्टर्स इन जियोग्राफी and 7+ year of teaching experience. I had taught more than 2 million या फिर 1.5 million स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों को मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ है और अभी तक का फीडबैक अच्छा खासा रहा है, ठीक ठाक। और आप में से कुछ बच्चे होंगे जो मुझे ऑलरेडी जानते होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आज से सबसे पहली बार आज मुझसे मिले हैं। तो वेलकम टू दी क्लास बेटा। देखो, आज ये जो हमारा सफर है, आई थिंक आज आपका ये पहला लेक्चर है, पूरी बैच का पहला लेक्चर है ये, है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। तो पहले ना हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे लिए क्यों जरूरी थी ये बैच। देखो बेटा, क्या था कि रिसेंटली आप लोगों ने लास्ट अगर सीडीएस की एग्जाम दी हो तो आपने एक ट्रेंड देखा होगा और वो ये था कि बहुत सारे टफ क्वेश्चन आए थे। ये कोई शक की बात नहीं है, जो पढ़ाया था वो नहीं आया, बट बात ये था कि उतना स्टूडेंट्स को लर्न था या नहीं था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि बच्चों को भी उतना आना चाहिए ना। अब बेटा, बच्चों को उतना आना चाहिए के लिए उनके पास एक वक्त होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, एक ड्यूरेशन इतना इनलार्ज होना चाहिए कि वो पहले विजन कर ले, फिर उसी चीज का रिवीजन कर ले, एक बार देखे तो चीजों को समझे। तो इस बैच के अंदर मैं आप लोगों को, आई प्रोमिस एवरी वन ऑफ यू। अच्छा, पहले मैं आप लोगों ने, आप में से कोई, आपके दीदी भैया या फिर आपके टीचर या फिर आपके दोस्त या आप खुद, किसी ने भी अगर यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन का पेपर दिया हो जो कि 16 जून के दिन हुआ था बेटा, उसके अंदर ज्योग्राफी के कुछ 13 क्वेश्चंस थे और इन 13 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चंस वो थे जो कि हमने डायरेक्टली पढ़े थे, है ना? 5 क्यों नहीं आए? क्योंकि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करते थे, हम सीडीएस की तैयारी करते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आई एम नॉट प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ यू फॉर दी सीडीएस ओनली। मैं अकेला सीडीएस के लिए आपको यहां मजबूत और ताकतवर या फिर उसके लिए तैयार करने नहीं आया हूं। आई वॉन्ट कि हमारे देश, हमारे भारत देश के अंदर जितनी भी परीक्षा हो, जिसके अंदर जियोग्राफी आता हो, भूगोल आता हो, उसमें अपना बोलबाला रहे, अपना नाम रहे। आप यहां मुझसे पढ़ करके जा रहे हो तो मेरा बिल्कुल एक अकेला मोटिव, ओपनली बोल रहा हूं मैं खुला पहले लेक्चर के अंदर, कि मेरा अकेला मोटिव नहीं है कि मैं आपको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एग्जाम ही क्रैक कराऊं। आई एम टेलिंग एवरी वन ऑफ यू, इसके साथ साथ आप एसएससी की एग्जाम दोगे, आप आपके स्टेट पीएससी दोगे, आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम दोगे, या फिर आई एम सॉरी, आप और कोई सी डिफेंस की एग्जाम दोगे, फॉर एग्जांपल एपकेट एंड सरेंडर आर्म पुलिस फोर्स, जितनी भी एग्जाम्स आप दोगे आप लोगों के लिए वहां बेनिफिशियल रहेगा। अब रही बात कुछ बच्चों के बारे में, बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओटीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेटा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ओटीए देन यू हैव टू गो ओनली विद जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। ये 2 सब्जेक्ट्स आपके पास रहेंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के साथ जाना है। एक विष्णु चंद्र साहा, आप पूछ रहे हो सर एक अच्छा बुक सजेस्ट कीजिए। देखो बेटा, पहला पॉइंट तो ये कि आप लोगों का काम बुक पढ़ना नहीं है, बुक पढ़ने का काम मेरा। मैं जो भी बुक पढ़ूंगा आपको सिर्फ थरोली पढ़ना है, मेरे नोट्स, सिर्फ नोट्स। आप नोट्स पढ़ोगे ना, डेफिनेटली मार्क माय वर्ड्स, एक क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होने दूंगा। बट इतना याद रखना, जो आपके पास बोर्ड पर रहे वो मेरी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज आपके नोट्स में होना चाहिए। मेकिंग नोट्स इज अ वेरी गुड हैबिट, वेरी वेरी गुड हैबिट। ये आपको तैयार करता है। देखो, जब हम जंग पर जाते तो कैसे हमारे हाथ में तलवार होती थी अगर पुराना दौर था, और गन होती अगर आज का दौर है तो। वैसे ही बेटा, अगर हम स्टूडेंट्स हैं, हम बच्चे हैं, तो हमारे हाथ में हमारी कॉपी और हमारा पेन होना ही चाहिए, हमेशा हमेशा। आप जरा सा भी लर्न कर रहे हो ना, और बेटा इतना भी याद रखना कि जो चीज आपने एक बार पढ़ ली ना, वो कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी रूप में काम जरूर आएगी। हमेशा इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना? यहां पर नोट्स आपको मिलेंगे जिनको आप प्रिंट आउट भी करा सकते हो। जितने भी नोट्स आपको मिलेंगे आप उन सारे के सारे नोट्स को प्रिंट आउट करा सकते हो, आपकी वहां हेल्प हो जाएगी। दूसरा,
सुनो ना मेरी बात, मैं आपको इतना धीरे पढ़ाऊंगा, इतना आराम से पढ़ाऊंगा कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा दैट आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू द सफिशिएंट टाइम फॉर नोट्स। मैं आपको नोट्स बनाने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा, आप लोग आराम से उस चीज को करना। तो एक बेसिक, एक भूमिका, एक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हम किस तरह से हमारा सफर रहेगा। हम लगभग 1 साल से ऊपर ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, और वो भी ऑलमोस्ट 90 लेक्चर्स के अंदर। अब आप खुद सोचो, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मुझे जानते होंगे, वो एक चीज ये पता है कि अभी तक जब मैं पढ़ाता था ना ज्योग्राफी, वो 30 लेक्चर में थी। 30, ज्यादा से ज्यादा अगर बेज बड़ी है तो 40 लेक्चर, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते थे। इस बार अगर मैं आप लोगों को 90 लेक्चर्स ले रहा हूं, मतलब आप समझ जाओ, आपको इतना डिटेल में सीखने को मिलेगा। हम इंट्रोडक्शन भी उसी रफ्तार के साथ पढ़ेंगे सारी चीजें। हाँ, अगर ज्योग्राफी का सीडीएस के अंदर वेटेज देखना हो, मैं आपको 2 चीज बता देता हूं। मैं पढ़ाता हूं 2 सब्जेक्ट, एक आपका जियोग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, ये 2 सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, और दोनों सब्जेक्ट का ओवरऑल आपको एग्जाम के अंदर वेटेज देखने को मिलेगा 28 to 30 क्वेश्चंस, ये दोनों के आएंगे, है ना। मैं जीए जो आपका जनरल नॉलेज का पेपर होता है, उस पेपर की बात कर रहा हूं कि इतने क्वेश्चन 28 to 30 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, है ना। और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, पहले पहले हम पढ़ेंगे बेसिक से सारी चीजें। जो भी हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा मोटिव बिल्कुल नहीं रहेगा कि इससे एग्जाम से क्वेश्चन बनेगा। पहले उसका इंट्रोडक्शन को, उसकी गरिमा को, उसकी भूमिका को बहुत लेमन लैंग्वेज में, एक आम आदमी की जो नॉर्मल काम करते हैं बाहर खेतों के अंदर, एक जैसे कि एक किसान से लेकर के तो एक एस्पिरेंट, सबको समझ में आ जाए, इस लेवल पर हम इस चीज को जानेंगे। बस इतना मेरा कर देना, इतना मेरा कहा मान लेना कि बेटा कुछ भी हो जाए, क्लास को लीव करके इधर उधर मत होना। लीव करके इधर उधर होने से क्या मतलब, मेरा लीव करके इधर उधर होने से मतलब ये है कि जैसे कभी कभी ना हम बड़े ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं, है ना, ये पढ़ रहे, जैसे सपोज करो अपूर्व, है ना, अपूर्व बड़े दिमाग से पढ़ रहे हैं, अपूर्व यहां पढ़ते जा रहे हैं, यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, एंड सडनली करके मैसेज आ गया, वाइब्रेशन। अपूर्व खाना खाया तुमने, मेरे को तो ना भूख ही नहीं लग रही सुबह से। अब अपूर्व क्या करेंगे, यूनिवर्स पॉज मारो, गए बाहर, क्यों खाना नहीं खा रहे हो आप, प्लीज कुछ खाओ ना। अब आप उधर बात करने में निकल गए, हुआ क्या, जो बात थी यूनिवर्स की कंप्लीट होकर के गैलेक्सी तक पहुंच गई। दिक्कत किसको हुई, वो तो खाना खा लेंगे, उनको भूख लगेगी बाद में। आप जैसे उस मोमेंट को लीव करके बाहर गए, फिर सवाल ही नहीं उठता कि आपको गैलेक्सी समझ में आए, अगर आपने यूनिवर्स नहीं समझा तो। मतलब ये तो एक कॉमन सी नर्सरी का बच्चा बता सकता है कि ज्योग्राफी से चेन, अगर आपने एक चेन का एक हिस्सा भी हटा दिया तो दूसरा हिस्सा काम नहीं करेगा। सर आप जो बोलोगे करूंगा, बस रिटर्न निकलवा दो। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैंने बोला जिस लिहाजे से अगर आपने वो कर लिया, तो इतना याद रखना, डेफिनेटली आप रिटर्न तो छोड़ो, एसएसबी और सब कुछ निकाल लोगे, अच्छी जगह चले जाओगे, है ना। चलो, सो वी हैव टू मेक नोट्स आफ्टर दिस लेक्चर, मेक नोट्स विद द लेक्चर, लेक्चर के साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। करें शुरू, कोई डाउट किसी को बता दो मुझे, सब परफेक्ट है, ऑडियो वीडियो सरस्वती माता का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। और सभी बच्चे जैसे सीडीएस, एस्पिरेंट, एके, आप ना अपना नाम बदलो, सब अपना नाम जो ओरिजिनल है, जैसे गजेंद्र, कितना प्यारा नाम है, दीक्षा, शिवम, आप अपने नाम रखो, मुझे डाउट को एड्रेस करने में मजा आएगा। करे, है ना, ऐप के अंदर जाकर के अपना नाम बदल देना। सर आप पर फुल ट्रस्ट है जयदीप, मतलब कसम है जिनको भी मैं मानता हूं, आपका ट्रस्ट ब्रेक होने नहीं दूंगा। करें शुरू, चलो। तो पहले आज हम बहुत बारीकी से इस सब्जेक्ट को जानते, ये होता क्या है, इस सब्जेक्ट की शुरुआत कैसे हुई, और इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होता है, इन सारी चीजों को जानते। ओके चलिए भाई, तो आज रिकैप तो कुछ है नहीं क्योंकि पुराना कुछ पढ़ा नहीं है, पहला लेक्चर है, वो तो स्लाइड थी। टॉपिक टू बी कवर्ड, आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर्ड करने वाले, है ना। तो कवर करने वाला पहला टॉपिक हमारा रहेगा यूनिवर्स, दूसरा पॉइंट रहेगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, है ना। तीसरा पॉइंट रहेगा आपका रिवॉल्यूशन।
ये क्या होंगे, और इन सब के पहले इंट्रोडक्शन, है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली स्लाइड हम लोगों के सामने जो है, व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या होती है? तो द टर्म ज्योग्राफी वॉज कोइन्ड बाय ग्रीक स्कॉलर एरेटोस्थेनिस। ज्योग्राफी जो टर्म थी, वो टर्म जो शब्द था ज्योग्राफी, वो किसके द्वारा दिया गया था? एक ग्रीक स्कॉलर थे। स्कॉलर का मतलब जानते हो? स्कॉलर, फिलोसोफर, ये नाम आप कई बार सुने होंगे। फिलोसोफर पता क्या होता है? फिलोसोफर का मतलब होता है दर्शन शास्त्री या फिर दार्शनिक। फिलोसोफर का मतलब क्या होता है? दार्शनिक। और फिलोसॉफी का भी इवॉल्व होती, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, अगला एक पॉइंट आएगा, दैट द गैसियस हाइपोथेसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय द जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट। अब फिलोसोफर का मतलब क्या? फिलोसोफर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो किसी भी चीज को देख के, दर्शन करके उसके बारे में कुछ बताए, दैट इज नोन एज फिलोसोफर। जैसे फिलोसॉफी का शुरुआत कैसे हुई? आज हमारे पास क्या है? आज हम ये सोच के परेशान होते हैं कि हमने एक फोटो डाला, उस फोटो पर लाइक्स आए, नहीं आए, नहीं इतने कम लाइक्स क्यों आए। ये सारी चीज आज हमारा एक बहुत बड़ा इशू है हमारे जीवन का, हम आम आदमी का। उन्होंने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, मैंने उनका मैसेज किया तो उन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं किया। ये हमारी सबसे बड़ी आज की दिक्कत है। बट अर्ली मैन पर चलते, उनकी दिक्कत क्या थी? आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या भूखा सोना पड़ेगा। उनकी खोज थी कि सूरज इधर से निकलता है, इधर अस्त होता है। तो फिलोसॉफी पता क्या बोलती है? सूरज निकलता पहाड़ से और अस्त होता उसमें पेड़ों के पास, ना ईस्ट ना वेस्ट। दर्शन किया उन्होंने क्या किया? दर्शन किया उन्होंने। उस ऑब्जेक्ट को देखा, उस सेलेस्टियल बॉडी सन को देखा, उस पहाड़ को देखा, पहाड़ से निकला, वो पेड़ के पास ढलते हुए देखा। यहां पर कोई साइंटिफिक साउंड लैंग्वेज नहीं थी कि वो ईस्ट थी, वो वेस्ट था। नो, वो पहाड़ से निकलता है, वो कहां ढलता है? वो कहां ढलता? पेड़ के पास। कुछ दिन बाद जब उस इलाके में बारिश नहीं हुई, उनको इलाका छोड़ के जाना पड़ा, तब उन्होंने पता क्या देखा कि सूरज आज इस पेड़ से निकल रहा है और इस नदी के पास अस्त हो रहा है। तो दर्शन शास्त्र की अगली परिभाषा उनको देखने से उनको क्या पता चला कि ऐसा नहीं है कि हमेशा पहाड़ से पेड़ तक ही जाएगा। यार आज तो पेड़ से नदी तक चला गया, मतलब वो सूरज स्टेबल है, बट जो चीजें हमारे सामने ये बदलती रहती। ये फिलोसॉफी थी, समझ रहे थे ना। फिलोसोफर्स क्या काम करते थे? देखते थे। जैसे एक इंसान सोया, सुबह उठ गया, फिर सोया, सुबह उठ गया, उनको ये समझ में आ गया कि ये 8 घंटे का सोने का टाइम होता है। उन्होंने लिख दिया, उन्होंने नोट कर लिया, उन्होंने देखा, उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने नोट कर दिया। उन्होंने देखा ये आदमी नहीं उठ रहा, ये आदमी 2 दिन नहीं उठा, ये आदमी मर गया, अब शायद ये कभी नहीं उठेगा। उसके बाद से बदबू आने लगी। कुछ दिन बाद पता चला कि वो बदबू, वो आदमी सब धराशायी हो गए, धरती धरा में मिल गए। तो उन्होंने क्या क्या नोटिस किया? उन्होंने ये नोटिस किया कि जो नहीं उठते वो मर जाते। फिर जब उन्होंने देखा कि किसी को सपने में आ गया तो मतलब वो तो भूत बन गया, एक नई चीज आ गई। जब वो भूत बन गया तो उन्होंने भगवान बना लिए, वो उससे बचाएगा जिसको हमने कभी देखा था, जो आज हमें आकर के डरा रहा है, उससे बचने के लिए कोई नई चीज हमने बना ली। हमने इर्जाद कर लिया धर्म का एक सिस्टमेटिक वे में रहने के लिए। ये क्या था? दिस इज कॉल्ड द फिलॉसफी, दिस इज कॉल्ड द फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी का मतलब समझ में आया। अब स्कॉलर्स फिलोसोफर से कैसे अलग होते हैं? स्कॉलर्स अपने साथ साथ साइंटिफिक प्रूफ लेकर के चलते हैं, समहाउ नॉट फुल्ली प्रूव्ड, या तो फिर वो थ्योरी बन जाएगी, बट अपने पास कुछ साइंटिफिक मैनर, साइंटिफिक थिंग्स लेकर के चलते। सिंपल मैनर, अ फिलोसोफर इज स्टैंडिंग इन द गार्डन ऑफ स्कॉलर। एक फिलोसोफर एक स्कॉलर्स के गार्डन में लगा हुआ एक पेड़ है बस। क्यों? क्योंकि फिलोसोफर अनुभव के आधार पर चलता है, वहीं स्कॉलर्स पुराने दिए हुए नियम को भी यूज करता है अपनी किसी बात को रखने के लिए। ये जरूरी तो नहीं था, बट फिर भी स्कॉलर्स और फिलोसोफर, फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र, इसमें मतलब समझ में आया आपको? प्लीज बताइए। बिल्कुल दिया जाएगा बेटा, 2025 वाला रिया कुमारी, जो भी आपको बोला गया है ना, वो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं करवाया जाएगा। ठीक, ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस।
मुझे बताओ ये समझ में आया जो मैंने आपको जरा सा बताया? तो द टर्म ज्योग्राफी वॉज कोइन्ड बाय ग्रीक स्कॉलर एरेटोस्थेनिस। ग्रीक है ना, ग्रीक कहां था? ग्रीक एक एम्पायर था। कहां पर? जो मैसेडोनिया है ना, जो मेडिटेरेनियन सी के पास था ग्रीक, वहां पर एक स्कॉलर हुआ करते थे जिनका नाम था एरेटोस्थेनिस। एरेटोस्थेनिस हु कंबाइंड टू ग्रीक वर्ड, जिन्होंने दो ग्रीक वर्ड को जोड़ा, एक तो जियो और एक ग्राफियन। जब दोनों वर्ड को जोड़ा, जियो का मतलब होता अर्थ और ग्राफियन का मतलब होता उसका डिस्क्रिप्शन, और यहां से हमको यह समझ में आ गया कि जियोग्राफी क्या होती है। यहां से हमको यह समझ में आ गया जियोग्राफी क्या होती है। जियो मतलब अर्थ और ग्राफियन मतलब उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब अर्थ का डिस्क्रिप्शन जियोग्राफी है। स्कॉलर्स के बारे में एक बार और बता दिए। स्कॉलर्स आर द फिलोसोफर हु यूज साइंटिफिक टर्म फॉर प्रूविंग एनीथिंग, एंड फिलोसोफर आर ऑल दोस विच मेंशन और प्रूव एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपीरियंस। जो अपने अनुभव, अपनी नजर, अपने दिखावट के आधार पर बताते हैं ये ऐसा होता है, वो होते हैं फिलोसोफर। और कुछ ऐसे फिलोसोफर जो कि साइंस को इस्तेमाल करते हैं, वो स्कॉलर्स होते हैं। समझ में आ गया? वो स्कॉलर्स होते हैं। ओके, तो देयरफॉर इन द लिटरेरी सेंस जियोग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, एंड एरेटोस्थेनिस इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ जियोग्राफी। एरेटोस्थेनिस को क्या कंसिडर्ड किया जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी। समझ में आ गया? इतना। अब डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी समराइज इन 3 फेसेस। जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी वो आपका 3 फेसेस में चल के समराइज हुआ है। कौन कौन से 3 फेस थे? पहला था द एज ऑफ डिस्कवरी, 1400 से लेकर के 1800 तक। अब आप अपने दिमाग में बैठ जाओ, आपको एडीबीसी में अंतर पता है? एडीबीसी में अंतर पता है? देखो, एक टर्म होता है, अगर जैसे कोई बोल देता हमको कि आज से 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले, तो आप बोलोगे एक चाटा दिया ना सही कर दूंगा। क्यों भाई, क्यों चाटा मारेगा, क्यों सही करेगा? अरे भाई, मेरे कैलेंडर में 2024 तक की गिनती है, तो 2024 से पहले तू 5000 साल कैसे लाएगा? एक टर्म आ जाती है कि आज 2024 चल रहा है और तू मुझे यह बोल रहा है कि 5000 साल पहले, तो धरती को खुद अभी मतलब हमारे कैलेंडर में 24 साल हुए 2024, तो फिर कैसे होगा? तो इसके लिए ना एक टर्म इन्होंने यूज की थी, एंड दैट इज दी जीरो। अब ये जो जीरो था, इस जीरो पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इस जीरो पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो जो जीसस क्राइस्ट से पहले था उसको हमने बोल दिया था बीसी। सर अभी आया हूं, प्लीज स्टार्टिंग से एक बार 10 DS। बेटा आप सही टाइम पर आए हो। आई एम सॉरी, मैंने क्या थोड़ा जल्दी चालू कर दिया था। कैन यू प्लीज पार्डन मी? आप एकदम टाइम से हो अभी। बीसी का मतलब क्या होता है? जैसे कि आज से 5000 साल पहले लिख दिया, तो 2024 तो ये वाले जुड़ गए और पीछे वाले हमने जोड़ लिए, बचे कितने? 3000, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं। तो 3000 BC जब आप बताओगे तब आप 2024 के पीछे जा पाओगे, है ना? तो ये क्या था? बिफोर जीसस क्राइस्ट। और एडी मतलब आफ्टर, एनो डोमिनी मतलब अंडर द डोमिनेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के समय के बाद। जैसे आज से हम बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन कब थी, तो वैदिक सिविलाइजेशन थी 600 BC में। मतलब 0 से 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 BC पूर्व वैदिक सिविलाइजेशन आई थी। मतलब समझ में आया आपको? मतलब सिंपल सा इतना है कि जो एडी आता है वो एनो डोमिनी होता है और बीसी जो होता वो पहले आता है। अब इसको बदल दिया गया है। मैं आपको यह बता रहा हूं बेटा, इसको बदल दिया गया। अब क्या बदला इसको? ऐसा बोला जाता है कि देखो, जीसस क्राइस्ट जो थे वो तो क्रिश्चियन धर्म के थे,
बट सारा विश्व अगर इस कैलेंडर को फॉलो कर रहा है तो हमको इससे रिलीजन हटा लेना चाहिए। अब रिलीजन हटा लेना चाहिए तो क्या करें? उन्होंने बोला इसको आप बोलो CA, सी कॉमन इरा, और जो जीरो के पहले था इसको नाम दे दो BCE, बिफोर कॉमन इरा। समझ में आ गया? तो वी आर नाउ इन कॉमन इरा। कॉमन इरा क्या हो गया आपका? AD। समझ रहे हो ना? कॉमन इरा का मतलब हो गया AD, और BCE मतलब बिफोर कॉमन इरा, BCE। अब इसमें ना जीसस क्राइस्ट का नाम नहीं आएगा तो किसी भी धर्म के लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं, ना ज्यूस को, ना मुस्लिम को, ना हिंदू को, ना सिख को, किसी को कोई इशू नहीं होगा, ना बुद्धिज्म को, सबके लिए समान रख दिया। मेरी बात बताओ, समझ में आया बेटा इतना? ये टाइमलाइन कैसे निकालते? किसी को कोई डाउट है? सभी को? अपूर्व क्लियर हुआ? नीलाद्री क्लियर बेटा? सभी बताओ यार, थोड़े एक्टिव रहो। अच्छा पता आप लोगों के साथ क्या है कि हमारी क्लास जैसी है ना, इसके अंदर हम 2 साइडेड कम्युनिकेशन रख सकते हैं। आपको जो डाउट आए आप बेटा एकदम मुंह पर पूछ सकते हो, ठीक है? आप लोग को ना ये वाला पॉइंट यूज ही नहीं करना पड़ेगा, डाउट सेक्शन वाला, आप यही क्लियर कर। BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन इरा, और ये क्या हो जाएगा? कॉमन इरा। अभिषेक नाथ सर ये किसने सेट किया? ये सब फिलोसोफर थे उस वक्त, जब इनको वक्त की, देखो सबसे सही बात बताओ ना, टाइम किसने इजाद किया? टाइम किसने इजाद किया होगा? उसी ने किया होगा जिसको घड़ी की दुकान लगाना था। सिंपल सी बात है। समय क्या होता था जब नहीं होता था तब भी पता चलता था, बट जिसको घड़ी बेचनी थी उसने बोला समय का नाम लिख दो, बेचो टाइटन, फास्ट ट्रैक, जो आपको नाम याद हो। सुशोभम आपको ब्लॉक नहीं करेंगे। इरा का मतलब होता बेटा दौर, प्रिया इरा का मतलब होता दौर। हाँ एकदम स्टार्टिंग टॉपिक है। तो यहां पर ये कौन सा था? द एज ऑफ डिस्कवरी, ये 1400 से लेके 1800, ये कौन सा है? BC। CE ये कौन सा? CE कॉमन इरा है ना, जो अभी चल रहा है, ठीक है? तो आप देखो ज्योग्राफी की शुरुआत कब हुई? कब जाकर के ज्योग्राफी की शुरुआत हुई? 1400 से 1800 के टाइम पर। और इस टाइम पर पता है क्यों शुरुआत की? 1400 से 1800 के टाइम पर इसलिए शुरुआत की, आप समझो एक पॉइंट को, कि इस वक्त इनको बनाने थे मैप। क्यों बनाने थे मैप? मैप इसलिए बनाने थे बेटा कि अपने इधर से मैप बनाया, जैसे यूरोप में उन्होंने मैप बनाया, मैप को लेकर के वो जहाज में बैठे, और जहाज में जाने के बाद उन्होंने क्या देखा? इंडिया कहां है, वहां जाकर के कॉलोनिज्म करना है ना? अफ्रीका कहां है, वहां जाकर के कॉलोनिज्म करना है। मतलब क्या था? ये था एज ऑफ डिस्कवरी। यहां नए नए कॉन्टिनेंट की खोज हो रही थी, है ना? 1400 1800 इसी टाइम पर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। क्यों? क्योंकि ये वो दौर था बेटा, ये वो दौर था जब उनको, देखो आपको एक बात बताता हूं, यूरोप है ऐसा ऐसा छोटे छोटे नक्शे वहां के, मतलब जितने देर में आप उत्तर प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचो ना बेटा, यूरोप की आप कंट्री पार कर दोगे। इतना छोटा यूरोप। अब जब कोई इतना छोटा रहे तो मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर इतनी छोटी तो उसके पास जमीन कम होगी, जंगल कम होंगे, पानी कम होगा, हवा कम होगी। अब अपने देश के लोगों का पेट कैसे भरेंगे? तो इन्होंने क्या सोचा कि दूसरे देश के अंदर चलते हैं, वहां पर ट्रेड करेंगे, ट्रेड के बहाने वहां पर आधिपत्य कर लेंगे, लोगों को गुलाम बना लेंगे, और जो पैसा आएगा उससे अपनी कंट्री का वेलफेयर करेंगे। ये इनकी एक पॉलिसी थी। दैट पॉलिसी वाज सिंपली टर्म्ड एज ट्रिपल जी पॉलिसी। गोल्ड एंड ग्लोरी, ये ट्रिपल जी पॉलिसी थी। पहली पॉलिसी, आप जाओ वहां पर क्रिश्चियनिटी प्रमोट करो, आप क्रिश्चियनिटी प्रमोट करो वहां। गोल्ड मतलब उस जगह पर जितनी भी प्रीशियस चीजें सबको हड़प लो। अगर आपने 2 कर लिए तो आपकी ग्लोरी बढ़ेगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। ये इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस ट्रिपल जी कॉन्सेप्ट के साथ ये लोग जाते थे। कहां पर? ये लोग जाते थे किसी भी इलाके के अंदर, वो चाइना हो,
वो जापान हो, वो साउथ ईस्ट एशिया हो, वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट हो, वो अफ्रीकन कंट्री हो, नॉर्थ या साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो, वहां पर इस इरादे के साथ वो जाते थे। गुड, मतलब गोड, गोल्ड एंड ग्लोरी। ये तो पहला फेस आया था जब नक्शे बनाने पड़े, उस दौर में ज्योग्राफी की शुरुआत हुई थी। फिर अगला दौर कब आया? अगला दौर जो आया था वो आया था 1800 से 1950। ये वो दौर था जब हमने सैटेलाइट्स भेजना शुरू कर दिए थे। जब हमने सैटेलाइट्स भेजे थे तो सैटेलाइट्स ने अलग अलग जब डेटा शुरू करने दिया, उसने बताया कि धरती पर 71% तो पानी है। तो लोगों का दिमाग खराब हो गया, बोले हम तो फोगट में ही खलीफा बनते हुए फिरते थे, यहां पर धरती पर तो हम सिर्फ 29% भाग में रह रहे, 70% में तो पानी है। फिर ओशन की स्टडी शुरू हुई। तो ये दौर कब आया? जब सैटेलाइट्स आई। फिर तीसरा दौर जो पीरियड आफ्टर 1950, जब ज्योग्राफी ने सारे साइंस के सब्जेक्ट को हेल्प करी। कैसे? जब बात आई बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जरूरी था। जब बात आई हिस्ट्री की, तो किसी भी सभ्यता को फॉस्फोरस बनाने के लिए उस जगह के मिनरल्स, उस जगह की सोइल, उस जगह का वाटर, उस जगह के रिसोर्सेज जानना जरूरी था। तो ये वो दौर था जब इस सब्जेक्ट को बाकी सब सब्जेक्ट के साथ रिलेट किया गया। तो इन तीन फेस में इसका डेवलपमेंट हुआ। पहला फेस ऑफ मैप्स, दूसरा जब सैटेलाइट्स आई, और तीसरा जब सब्जेक्ट रिलेशंस बने, अलग अलग सब्जेक्ट। जब मैथमेटिक्स ने ज्योग्राफी को बैक किया, जब लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स बनने लगे, जब हम ग्राफ के फॉर्म में चीजें पढ़ने लगे, जब आंकड़ों को ज्योग्राफी में जोड़ दिया गया, जैसे कि पॉपुलेशन, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ऐसी चीजों को ज्योग्राफी। तो ये दौर आए ज्योग्राफी के, और इस दौर में, ये जो दौर था, इस दौर में शुरुआत हुई थी ह्यूमन ज्योग्राफी की। सैटेलाइट वाले दौर में ह्यूमन ज्योग्राफी की शुरुआत हुई थी। ह्यूमन ज्योग्राफी को जाना गया कि किसी जगह पर इतने लोग क्यों रहते हैं, दूसरी जगह पर लोग क्यों जाते हैं, माइग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, एमिग्रेशन क्या होता है ना। ये सारी की सारी चीज इस बेस 1800 से 1950, 150 साल में जाना गया है ना। तो सीई का मतलब होता है बेटा कॉमन इरा। दासरी अरविंद, आपके नीचे एक बच्चे ने लिख दिया, आर्यन ने कॉमन इरा। समझ में आया बेटा? ज्योग्राफी क्या होता है? ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एंड द डेवलपमेंट इन ज्योग्राफी ओकर इन थ्री फेजेस। एक 1400 से 1800, दूसरा 1800 से 1950, और फिर 1950 से रोज चल रहा है। समझ में आया बेटा? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बता दो। ऑल क्लियर? रिशु, ठीक है सर। आपके नोट सफिशिएंट है ना, रेफरेंस बुक यूज करना होगा, फॉर एग्जांपल जीसी लियोंग। आपको कुछ यूज नहीं करना जब तक मैं ना बोलूं। नो डाउट, एकदम सही। अच्छा, अच्छे से समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट को जानने में मजा आ रहा है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज थीम ऑफ ज्योग्राफी। किसी भी जगह की ज्योग्राफी को कैसे पढ़नी चाहिए। हाँ, एटलस आप सभी लोग ले लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड स्कूल की एटलस। आप सेकंड फेज एक बार और बता दिए। जो सेकंड फेज था ना बेटा, सेकंड फेज के अंदर क्या हुआ था, सैटेलाइट्स आ चुकी थी। सब लोग सैटेलाइट, जैसे रसिया ने लॉन्च कर दी थी स्पुतनिक, और ये है ना, सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे थे। दूसरा, सैटेलाइट्स के अलावा इस टाइम पर ह्यूमन ज्योग्राफी का इवोल्यूशन हो रहा था। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या कर रहे थे लोग, लोगों के पढ़ाई कर रहे थे कि जैसे कितने लोग समाज में ऐसे जो काश्तकार है, कितने लोग समाज के अंदर ऐसे जो क्षत्रिय है, मतलब जो जंग पर जाएंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, कितने लोग ऐसे जो साफ सफाई करेंगे। हर तरीका एक होता था, पूरा का पूरा। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की शुरुआत की गई थी यहां से, है ना। 1950 वाला दौर ऐसा था जिस दौर के अंदर आपने बाकी के सारे सब्जेक्ट से कनेक्ट कर लिया, ज्योग्राफी को बेक किया गया मैथ्स के द्वारा, ज्योग्राफी ने सपोर्ट किया साइंस का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता थीम ऑफ ज्योग्राफी, कि किसी भी जगह को आपको बोल दिया, जो सपोज करो कि आप मास्टर्स कर रहे हो ज्योग्राफी के अंदर, आपको ऐसा बोल दिया गया है कि आप कौन से इलाके के अंदर रहते हो। चलो मैं आपको एक प्यारा सा होमवर्क देता हूं, है ना। सभी लोग सपोज करो आप कहां रहते हो, आप रहते हो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, है ना, पंजाब, हरियाणा, जहां भी आप रहते हो। आपका एक काम रहेगा, और वो काम है आपका, आप लोगों को अपने एरिया की ज्योग्राफी की थीम बनानी है।
फादर ऑफ जियोग्राफी एरेटोस्थनीस से, जो हेरोडोट से वो हिस्ट्री के फादर है। तो आपको क्या करना है, आपको थीम बनानी है आपके इलाके की। सपोज करो आप रहते हो कानपुर के अंदर, मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब आपको ये सारे एलिमेंट्स कानपुर के बनाने हैं। पहला, लोकेशन ऑफ कानपुर। अब लोकेशन ऑफ कानपुर के अंदर आप क्या करोगे, कानपुर की लेटीट्यूड एंड कानपुर की लॉन्गिट्यूड, ये क्या बोला जाता है, दीज आर नोन एज जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। लेटीट्यूड का मतलब क्या होती है, जितनी भी मैप के अंदर ऐसी लाइन बनी होती है उनकी लेटीट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होती है, जो ऐसी लाइन होती है उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो पहले आपने क्या किया, कानपुर के कोऑर्डिनेट्स निकाले। कानपुर कहां आता है, झांसी कहां आता है, रीवा कहां आता है, आपने कोऑर्डिनेट्स निकाले, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, प्लेस। इस जगह पर आने वाले माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, रिवर, इन सारी चीजों को आप स्टडी करोगे, इन सारी चीजों की आप स्टडी करोगे वहां के। दूसरा, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन क्या होता है कि वहां के लोगों का इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, कैसे, कितने लोग वहां पर किसान है, इन्वायरमेंट पर इंटरेक्शन हुआ ना, मतलब जमीन अच्छी थी तो लोग किसान बन गए। अगर वहां का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता तो लोग जॉब करते। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन कैसा है, जैसे कि आदिवासी उस इलाके के अंदर जो बांस से नई नई चीजें बनाते, क्यों, क्योंकि वो इलाका जंगल वाला है। तो इन्वायरमेंट का ह्यूमन के ऊपर कैसा इंटरेक्शन रहा, ये आपको पता करना है ना। होता है, बड़ा प्यारा होता है, मैं बताऊंगा बेटा अभिषेक, सब चीज बताऊंगा। इतना ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन समझ में आया कि आपका इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, इंटरेक्शन मतलब आप इन्वायरमेंट से कौन सी चीजें लेते हो। आप खेती लेते हो, आप घर बनाने के लिए पत्थर लेते हो, आप क्या लेते हो, दैट इज द इंटरेक्शन। अगला जाएगा मूवमेंट, उस जगह पर होने वाला माइग्रेशन, उस जगह पर होने वाला माइग्रेशन, ये आपका किसके अंदर आ जाएगा, मूवमेंट के अंदर। अब सपोज करो कि मैं मेरे घर पे रहता हूं, है ना, मेरा घर कहां पर है, मध्य प्रदेश में सीहोर। तो सीहोर में मेरा घर है। अब दो फैक्टर है माइग्रेशन के। पहला, रोज मेरे मम्मी पापा मुझे चिल्ला चोट करते हैं, डांटते हैं, बस खाना फेंक के ही नहीं देते, खाना थाली में मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी रोज ये कर दिया, वो कर दिया है, जरा भी लक्षण नहीं है। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज पुश फैक्टर टू मी। ये मुझे पुश कर रहे हैं, इस जगह को माइग्रेट करके इंदौर चला जाओ। दिस आर दी पुश फैक्टर टू मी। अब इंदौर, इंदौर, इंदौर क्या कर रहा है, इंदौर के अंदर मुझे जंगल मिल रहे हैं, पहाड़ घूमने के लिए, है ना, दूसरे मैदान मिल रहे हैं, अच्छी नदियां मिल रही है। तो ये क्या कर रहा है, मुझे पुल कर रहा है, ये मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। तो माइग्रेशन वर्क्स ऑन टू फैक्टर, एक पुश फैक्टर विच लीड्स टू एमिग्रेशन और एक पुल फैक्टर विच लीड्स टू इमिग्रेशन। एमिग्रेशन मतलब आउट माइग्रेशन, इमिग्रेशन आई मतलब इन माइग्रेशन। इसको मैं जब पॉपुलेशन पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। तो ये मूवमेंट आपका रोल प्ले करता है। किसी जगह मास माइग्रेशन हो जाता है। मास माइग्रेशन क्यों, जैसे एक इलाका है, उस इलाके के अंदर लंबे वक्त से बारिश नहीं हुई, सब कुछ फेमाइन जैसे कंडीशन होगी, सूखा पड़ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट मूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी। अगला पॉइंट आ जाता है रीजन। अब रीजन के अंदर आपने पहाड़, पठार, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन सब जान लिया, बट यहां पर एक चीज ऐड हो जाएगी, दैट इज नोन एज क्लाइमेट। वहां की हवा, वहां का पानी, वहां की बारिश, वहां कर आसमान में बादल, ये सब जुड़ जाएंगे। अब ये सब मिला करके झांसी रीवा की थीम बनेगी। बनाओगे? एक होमवर्क दे रहा हूं, पहले लेक्चर के अंदर एक होमवर्क दे रहा हूं, बहुत प्यारा, अगर कर लो तो। नहीं करोगे तो मैं आपको डांटूंगा नहीं, बट आपको मजा आएगा अगर आप ये अपने, देखो क्या होता है, इट विल हेल्प यू इन एसएसबी इनडायरेक्टली। जब आप एसएसबी के अंदर जो भी आपके इंटरवेनिंग ऑफिसर रहेंगे ना, जब उनके सामने बैठोगे और वो आपको बोलेंगे आप कहां से बिलोंग करते हो, और आपने बोल दिया सर मैं झांसी से बिलोंग करता हूं, और उन्होंने बोला कि अच्छा क्या है झांसी में फेमस,
और आपने उनको बताया कि सर मैं ना आपको झांसी को बहुत अच्छे से समझाता हूं, ऐसा मत बोलना, ये ईगोइस्टिक बात हो जाएगी। आप ये बोलना कि सर मैं झांसी मेरा होम टाउन है, मेरी माटी है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी मम्मी के जितनी मेरे लिए जरूरी है, मैं आज उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा, तो वो बड़े प्यार से आपको सुनना चाहेंगे। फिर आप बताओगे उसके लोकेशन कि सर झांसी इज सिचुएटेड एट 24 डिग्री नॉर्थ एंड 36 डिग्री ईस्ट। ये हो गया आपका क्या, आपका लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होती है, आगे आप सीख ही जाओगे। फिर आप बताओगे प्लेस, सर झांसी सिचुएटेड इन बुंदेलखंड प्लेट्यू, सच इज सिचुएटेड इन बुंदेलखंड प्लेट्यू, जिसके साउथ में अरावली के पहाड़ है और उसके नॉर्थ में उत्तर के मैदान है। उनको मजा आ जाएगा सुनने में कि यार बच्चा क्या प्यारा बता रहा। फिर बोलोगे कि सर हमारा जो झांसी वाला इलाका है ना, यहाँ बारिश होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती बट होती है, तो हम यहाँ पर सरसों लगाते हैं जो कि कम बारिश हो तब भी सरवाइव कर जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन है ना आपका। मैंने सरसों लगाता हूं, मैं बड़े दाने के अनाज लगाता हूं, मैं ज्वार लगाता हूं, सोरगम, मैं मक्का लगाता हूं। ये आपने बता दिया झांसी के बारे में। फिर आपने बताया मूवमेंट, बोले सर हमारे यहां से ना लोग झांसी से ग्वालियर जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, झांसी से लोग हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, ये दिल्ली जाते हैं, है ना, पढ़ाई करने के लिए। और सर हमारे यहाँ झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का जो महल बना है, तो टूरिस्ट हमारे यहाँ माइग्रेट करके आते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। फिर आपने बोल दिया रीजन बताओ, तो रीजन आप बता दोगे कि सर बुंदेलखंड के पठार के अंदर आता है, हमारे यहाँ का क्लाइमेट ना एक्सट्रीम क्लाइमेट है, मतलब हमारी ठंड भी बहुत अति में होती है, तो हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत अति में होती है। ये आपने बताया। सोचो आप, एक होता जब आप बोल देते मैं झांसी से बिलोंग करता हूं और मेरा ये वो, एक आपने पूरी थीम के साथ बताया, वो किसे सुनना पसंद करेंगे? जब आपने थीम के साथ बताया। वो किसको सिलेक्ट करेंगे? जब आपने अच्छे से अपनी ओरेटरी स्किल्स बताई। आपके अंदर ओरेटरी स्किल्स कब आई? जब आपने इसको डिटेल में पढ़ा। अब समझ में आया? अब इसको मैं इंदौर के साथ बताऊं, इसको मैं इंदौर के साथ जोड़ के बताऊं, अगर आप बोलो तो, मतलब मैं इंदौर ही बताता हूं जहां मैं बिलोंग करता हूं, कि अगर मैं एसएसबी में होता और ये मेरे सामने होती है थीम, मतलब मुझसे वो पूछ लेते कि डिस्क्राइब योर सिटी, तो मैं क्या करता? एक वो होता है ना, कि हर इंसान को अपने शहर को बहुत अच्छे से जानना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार द वे यू डिस्क्राइब इज अमेजिंग। बिल्कुल बेटा, ये अमेजिंग आपका वे कब होगा? जब आपको आपके शहर के, आपके इलाके के बारे में पता होगा। जैसे अब मैं बताता हूं इंदौर का, कि मुझसे पूछ लिया कि इंदौर के बारे में बताइए, तो पहले मैं गया लोकेशन के ऊपर। सर इंदौर इज सिचुएटेड एट 22 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ एंड 86 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट। यहां पर इंदौर बसा, ये पहला मेरा हो गया लोकेशन का। फिर मुझसे पूछा गया प्लेस, तो मैं बोलूंगा सर इंदौर इज सिचुएटेड इन विंध्याचल माउंटेन रेंज। विंध्याचल माउंटेन रेंज के नॉर्थ में मालवा के पठार पर इंदौर बना हुआ है। मालवा का पठार सर इतना प्यारा पठार है, फाहियान जो थे, जो हिस्ट्री के अंदर एक ट्रेवलर थे, यात्रा जो करते थे, एक यात्री थे, फाहियान ने बोला था पूरी धरती में, ये पूरी अर्थ जो है, इसमें मालवा के पठार जैसा क्लाइमेट कहीं नहीं मिलता। तो वो उन्होंने मालवा के पठार के बारे में बताया था। सर यहाँ पर सोयाबीन बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोलते हैं। सर इंदौर को मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है, एंड इट इज सर वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी और मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ आवर कंट्री। सर आप जब यहाँ पर आएंगे सड़क के ऊपर, आप देखेंगे कि हर जगह सोलार पैनल लगे हुए हैं, जो ट्रैफिक लाइट है उनको सोलार पैनल से जोड़ दिया गया है, ताकि वो वायरिंग का सिस्टम, वो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम सब खत्म हो जाए। शाम को एक टीम, मैं तो बोलता हूं योद्धा लोग निकलते 12 बजे के बाद, और वो सारे रोड को धोते हैं, पूरे रोड को साफ करते, जो पीली पट्टी, सफेद पट्टी एकदम ऐसी होना चाहिए कि निकलने वाले को आराम से वो दिखे। ये इस शहर की खासियत है। और सर हमारे यहाँ ना कचरे वाले नहीं आते, हमारे यहाँ साफ सफाई वाले आते। ये साइकोलॉजी में अंतर है लोगों की। लोग जो बोलते हैं ना कचरा फेंक दिया, अरे कचरा वाला आ गया मम्मी दे देना, कचरा वाला नहीं है वो, कचरे वाले आप हो गधे, वो साफ सफाई वाला है। तो ये मेंटालिटी में अंतर है लोगों की, इसलिए कचरा नहीं होता है। सर ये इंदौर का हुआ। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन कैसा हुआ? तो ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन में सर 565 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है शहर से, समुद्र की सतह से 565 मीटर की ऊंचाई पर इंदौर शहर बना हुआ है। तो इतना प्लीजेंट क्लाइमेट होता है कि जरा से अगर बादल छा जाए सर आसमान के अंदर, तो हिल स्टेशन के लिए हमें कोई जगह बुक नहीं करनी पड़ती। इंदौर की सिटी बस में AICTL, अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, AICTSL की बस में इधर से उधर चले जाओ,
जाओ, आप खुश हो जाओगे। ये ह्यूमन एनवायरनमेंट। मूवमेंट की बात करो सर, मैं इसका खुद एग्जांपल हूं। मैं खुद अपने घर से इंदौर में आया था पढ़ाई करने। मैं खुद एक गांव का एक छोटा सा लड़का हूं, एक किसान का बेटा हूं, एक किसान पुत्र हूं, और गर्व है मुझे उस बात पर। बट आज मैं इस शहर के अंदर आया हूं, नाउ आई एम ए टीचर, मैं पढ़ाता हूं। मतलब ये माइग्रेशन का कारण हो गया। फिर रीजन तो क्लाइमेट मैंने आपको बता दिया, यहाँ का इतना प्यारा क्लाइमेट, इतने प्यारे पठार, राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस तरह से इंदौर का एक आपकी जगह की थीम बनेगी। मुझे बताओ, क्या प्रैक्टिकली चीज समझ में आई? पढ़ना लिखना अपनी जगह, प्रैक्टिकली चीज समझ में आई जो मैंने आपको बताया? इज दैट क्लियर एवरीबडी? प्लीज बताइए। बेटा मैं पंजाब के बारे में बताऊंगा जब हम रीजनल स्टडी करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में जाएंगे, तब मैं सब जगह का बताऊंगा आपको, है ना। पंजाब तो मतलब मैं आपको रावी बियास झेलम सतलज चेनाब। अब का मतलब होता बेटा वाटर। अब का मतलब होता लैंड बिटवीन टू वाटर, उसको अब बोलते हैं। समझ रहे हो? अब मतलब क्या? लैंड बिटवीन टू वाटर, उसको अब बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, मतलब ज्योग्राफी के अंदर। अब पता, जैसे ये गंगा जी है, ये यमुना जी है, और इन दोनों के बीच में जो जमीन है ना, कहां गया? लैंड बिटवीन टू वाटर। गंगा जी और यमुना, इन दोनों के बीच की जमीन को हम क्या बोलते? दुआब। नाम सुना होगा, कहीं तो सुना होगा, दुआब। अब मतलब आपका उन दोनों के बीच की जमीन। अब पंजाब, पंच दुआब, 5 अब से मिलकर के बना पंजाब। रावी, बियास, झेलम, सतलज, चेनाब, उन 5 नदियों की जो मिट्टी आई थी साथ में, उस जलोढ़ मिट्टी के ऊपर साहब सोना उगता है। सोना। हमारे देश का खुशहाल राज्य पंजाब, बताऊंगा कभी। आगे बढ़ेंगे। अब ज्योग्राफी का रिलेशन पढ़ लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, है ना। अलग अलग सब्जेक्ट के साथ ज्योग्राफी का रिलेशन क्या था, है ना, एक एक करके। सर ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन का मतलब होता है बेटा कि इन्वायरमेंट आपके ऊपर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊं, हिमाचल प्रदेश की बात कर लूं। हिमाचल प्रदेश में लोग सर जैकेट क्यों पहनते हैं? इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन उनके ऊपर कोल्ड के फॉर्म में आया। एक वर्ड में खत्म कर दिया मैंने, है ना, कि उसका इंटरेक्शन आपके ऊपर कैसा हुआ। जैसे डेजर्ट के अंदर जो होते लोग, वो लोग पानी को इतना बचा के क्यों रखते? क्योंकि इन्वायरमेंट ने उस जगह को ज़ेरोफाइट बनाया, और आपका उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा? पानी को बचाना। ये उसका आपके ऊपर इंपैक्ट है, और आप दोनों का इंटरेक्शन है आपस में। सर आपने लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कैसे निकाला? देखो, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड निकालने का एक तरीका होता है, आप लोग चाहो सभी तो अपने मोबाइल के अंदर एक ऐप डाउनलोड कर लेना। इस ऐप का नाम है यार, आप लोग ना अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लो, यहां तो ना चल नहीं रहे, इनके सिस्टम नहीं चलते। अपने मोबाइल के अंदर सर्च करो गूगल अर्थ प्रो। गूगल अर्थ प्रो, इस पर डेली बिताओ टाइम। डेली कम से कम 15 से 20 मिनट इसको देखो, आपको मजा आ जाएगा। आप खुद समझ जाओगे सर क्या बताना चाह रहे, है ना। ज़ेरोफाइट जो है ना, तनिष्क, उसकी स्पेलिंग है ये ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट का मतलब होता है जो ड्राउट को सरवाइव कर जाए, जो सूखे में जी जाए, उसे ज़ेरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ज्योग्राफी का रिलेशन कैसे रहा? पहला,
एंथ्रोपोलॉजी का ज्योग्राफी के ऊपर क्या इंपैक्ट था? ट्राइब्स की स्टडी, जो ट्राइब्स थी, जो जंगलों के अंदर रहती थी, उन लोगों की स्टडी करना हमने एंथ्रोपोलॉजी में जाना। तो एंथ्रोपोलॉजी को ज्योग्राफी ने सपोर्ट किया ट्राइब्स बता करके, जंगल, जंगल से ट्राइब। जैसे आपको रिलेशन बताता हूं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जंगल कौन से राज्य के अंदर में है? तो मध्य प्रदेश के अंदर में। सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। मतलब ट्राइब्स कहां रहेगी? जहां जंगल रहेगा। वो जंगल ट्राइब्स की स्टडी, मतलब ट्राइब्स आपकी हो गई एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। ये आपको ज्योग्राफी ने सपोर्ट प्रोवाइड किया। दूसरा हिस्ट्री। हिस्ट्री होती ही नहीं अगर भूगोल नहीं होता तो। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी थी, उस नदी के किनारे आपने देखा, आपको मैं एग्जाम्पल दे दो ज़ेरोफाइट का, आपका थार डेजर्ट इंडिया का ज़ेरोफाइट। हाँ, अब जैसे विश्व की सबसे पहली सभ्यता का नाम क्या था? द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन which is situated on the bank of Euphrates and Tigris river. The second civilization of the world is Indus Valley civilization, which is situated on the bank of river Indus. The third civilization of the world is Chinese civilization, which is situated on the bank of river Yangtze or Wangho. The fourth civilization is Nile civilization, which is situated on the bank of river Nile. मतलब क्या हुआ? सारी सिविलाइजेशन नदी के किनारे क्यों बनी? सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? When group of people lives in a particular manner, when group of people lives together with rules, with legislation, उसी को हम सभ्यता बोलेंगे। जब एक दूसरे का साथ दे, है ना, जब एक प्रकार के लोग एक जगह आकर के रुक गए और एक दूसरे का साथ दे रहे, तो सिविलाइजेशन हुई। पर ये सिविलाइजेशन नदियों के किनारे क्यों बनी? अरे मेरे दोस्त, एक बात बताओ कि इंसान ने जब जन्म लिया तो उसका पहला काम क्या था? जब जन्म हो गया तो इस पेट को भरना। जब जन्म हो गया, अगर ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बताऊं तो भगवान ने सबसे पहला इंसान जो बनाया था, दैट इज अमोइबा, अमीबा, जानते हो ना, जो कि खुद से ही रिप्रोडक्शन करता है। अमीबा क्या हुआ? भगवान ने सबसे पहला जो सेल बनाया, दैट इज अमीबा। अमीबा क्या करता? खुद के साथ ही रिप्रोडक्शन करता और नई चीज का जन्म लेता। अब जब खुद के साथ सब रिप्रोडक्शन करने लग गए, नई चीज का जन्म लेने लग गए, तो नई चीज के जन्म लेने की वजह से, नई चीज के जन्म लेने की वजह से जब खुद के साथ ही रहने लगे, नया चीज वो मतलब एक दूसरे में इवोल्व हो गए। इवोल्व हो जाने के बाद क्या होता था? मुझे एक बात बताओ, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज में दिक्कत है क्या? आवाज में दिक्कत है क्या? प्रॉपर सही आ रही है ना? प्रॉपर यार, इतनी सही आवाज आ रही है यार बेटा, ठीक है ना? चलो ठीक है। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग गॉड ने क्या किया? सबसे पहले अमीबा बना दिया। अब अमीबा ने क्या किया? सेल्फ सेक्सुअल पावर थी उसके पास, सेल्फ रिप्रोडक्शन, तो नई नई चीजों को बर्थ देने लग गया। वो सब खुश होने लग गए, बहुत सारे लोग बन गए सब अमीबा। ये अमीबा, विशाल अमीबा, अनिर्दम अमीबा, कुणाल अमीबा, निरंजन अमीबा, भारतीय अमीबा, सब अमीबा अमीबा ढेर सारे हो गए। अब ये लोग क्या किया? इन्होंने आपस में सोचा कि यार जो है अपन ही है, हमेशा खुश रहते हैं, तो हम भगवान को क्यों पूछते हैं? अब क्या किया था? भगवान जो थे ना, जो गॉड थे, गॉड आए चुपके से, और गॉड इनकी मीटिंग को सुन रहे थे ऐसे यूं। मैं एक मिनट थोड़ा छुपता हूं, ऐसे यूं मीटिंग को सुन रहे थे कि लोग क्या डिस्कस कर रहे। अब डिस्कशन के अंदर क्या बात निकली? आप अमीबा, मैं अमीबा, ये अमीबा। जब हम सबके अंदर खुश रहने की पावर है, तो हम भगवान को क्यों पूछते? हम भगवान को क्यों पूछते? जब भगवान ने ये बात सुनी, ये तो तेज चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया? बीच में से इंसान को काट दिया, बीच में से काट दिया। अब फीमेल अलग कर दिया, मेल अलग कर दिया, दोनों को छोड़ दिया, और इंसान के जीवन में एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, टू फाइंडिंग हिज और हर अदर हाफ। अब ये सेटिस्फाई और संतुष्ट कभी नहीं हो सकते।
ये जीवन में हमेशा अपना अदर हाफ ढूंढने के लिए तरसते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और मुझे पूजते रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी उन्होंने ये बना दिया, ये लीजिए। अब आप ढूंढिए, अब जीवन में आप कुछ भी खुशी क्या है, आप हो ही नहीं सकते कभी भी। आप किस चीज को बोल दो, आप बोल दो मुझे एक एग्जाम्पल दे दो हैप्पीनेस का, एक एग्जाम्पल दे दो परमानेंट हैप्पीनेस का। एक एग्जाम्पल नहीं है आपके पास, एक भी नहीं है। अगर आपने बोल दिया कि सर मेरा एक ही मोटिव है, मेरा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम निकल जाए, वाह यार, भगवान ने बोला तथास्तु, आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम निकल गया, बट एट द मीन टाइम आपके छोटे भाई का यूपीएससी का निकल गया, सिविल सर्विस का, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आपको डिफेंस में यूनिफॉर्म मिल गई है ना, आपको क्या मिल गया, आप डिफेंस में, आपको क्या बोलते हैं उसको, आपका सिलेक्शन हो गया, आपने आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन कर लिया। सपोज करो हम बंकर में लड़ने गए, है ना, जंग लड़ने गए, और जिस फ्रेंड के साथ हमने ज्वाइनिंग की थी, जो हमारे हमेशा साथ रहता था, फौज के अंदर भर्ती करता था, मस्ती करता था, सपोज करो खुदा ना खास्ता वो शहीद हो गए, क्या खुशी बची? क्या खुशी बची? आर्म्ड फोर्स के अंदर ही आपको वो कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है क्या जो मैं बोल रहा हूं? मतलब गॉड ने आपको इस तरह से बना दिया, आपको ऐसा कर दिया दैट यू आर फाइंडिंग योर अदर हाफ। अब फूड, बच्चे ने बोला केतकी गौर ने कि फूड, सपोज करो यू लाइक पिज्जा, यू लाइक समोसा, यू लाइक लिट्टी चोखा। अब लिट्टी चोखा समोसा आपको इतना खिलाया रोज, आप बोल दोगे नो आई डोंट वांट दिस, ट्रस्ट मी। तो उन्होंने क्या किया सीन, उन्होंने ये सीन कर दिया कि अगर चीजें बना के रखना है तो चीजों को कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा। जब तक शिवम अमीबा था, जब तक मनीष अमीबा था, सत्यजीत अमीबा था, ये तेज चलने लग गए थे। क्या करो, इनको वो कर दो। तो ये एक दौर आता है, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी, है ना। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से कब बनी? हिस्ट्री ज्योग्राफी से ऐसे बनी बेटा कि अगर इंडस रिवर होती ही नहीं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों होती? जो फर्स्ट पर्सन थे, जो जिन्होंने सबसे पहले जानवर को मारा, वो जानवर कैसे आता अगर उस जगह पानी होता ही नहीं? अगर जंगल होते ही नहीं तो आप क्या करते? क्या करते? अब वही देखो बेटा, आपने बोला सर 90% मेरी हैप्पीनेस स्पोर्ट्स है ना। अब आपको दिन भर क्रिकेट खिलाया, आपको मजा आ गया, फिर आपको बोला अब रात भर भी खेल, आपने बोला पागल है क्या? बदल गया मोटिव। सब कुछ को उन्होंने कोमा फुल स्टॉप करके बदल दिया। तो यही है सर्चिंग द अदर हाफ। हाँ, तो ये समझ में आया कि हिस्ट्री, अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बन गई, इंडस रिवर आ गई तो इंडस के किनारे लोग रहने लग गए। जब इंडस के किनारे लोग रहने लग गए तो उन लोगों ने साथ मिलकर के ग्रुप बना लिया, साथ हंटिंग करने जाने लगे। तो इस तरह से इन लोगों ने साथ ही साथ काम करना शुरू किया है। तो ज्योग्राफी ने नदी चलाई और नदी ने सभ्यता बैठाई, लोग बैठाए। जब लोग साथ रहने लगे तो लोगों ने घर बनाए, घर बनाने के लिए ज्योग्राफी ने उनको चट्टान दी, चट्टान को तोड़ा, रेत को तोड़ा, ज्योग्राफी ने उनको लकड़ी दी, ज्योग्राफी ने उनको मिट्टी दी। ये बना हिस्ट्री। हिस्ट्री होती ही नहीं अगर ज्योग्राफी नहीं होती। मतलब आपको एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल बताता हूं बेटा। एग्जाम्पल है, एनी वन ऑफ यू नो अबाउट द 16 महाजनपद? जब हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री के अंदर हमारे देश में 16, हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 16 महाजनपद थे। महाजनपद मतलब 16 डिफरेंट किंगडम, द पावरफुल किंगडम 16। अब 16 मगध, काशी, अवंती, गांधार, है ना, छेदी, वत्स, ऐसे टोटल 16 थे। अब इन 16 में सबसे पावरफुल मगध क्यों बना? सबसे पावरफुल मगध क्यों बना? माय क्वेश्चन। अब आपने मुझे बोल दिया कि सर पहली बात, मगध कहां आता है? मगध कहां आता है? ये लो, इंडिया, ये हमारा प्यारा देश, यहां बिहार में मगध आता है। 16 महाजनपद थे जिसमें मगध
जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, झारखंड पूरा का पूरा, बंगाल पूरा का पूरा, ये बांग्लादेश पूरा, सिक्किम पूरा, इतना एरिया कवर कर सबसे पावरफुल क्यों बना? मुझे एक कारण बता दो। कारण इसलिए बेटा कि उत्तर के मैदान, दोस्त, उत्तर के मैदान, साक्षात गंगा मैया, उनकी जलोढ़, एलुवियल सोइल और गंगा का पानी, आपको मिट्टी मिल गई, आपको पानी मिल गया, अच्छी मात्रा में बारिश मिल गई, तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर कितना डोमिनेंट हो गया। और मुझे बता दो, अगर उस दौर में प्राइमरी सेक्टर के अलावा क्या सर्विस सेक्टर होता था? होता था, बट ऐसा नहीं होता था जैसा आज आईटी है। सर्विस सेक्टर होता, सर्विस का मतलब क्या होता? मैंने आपको पढ़ा दिया, सर्विस हो गई, ये होता था, बट आईटी जैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चर बेस्ट था, यहां वाटर सफिशिएंट था, एंड द कनेक्टिविटी माय डियर, कनेक्टिविटी विद उत्तर प्रदेश, कनेक्टिविटी विद उत्तराखंड, कनेक्टिविटी विद हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया, हर जगह से कनेक्टिविटी। क्यों? आप लोग ट्रेन में गए हो, बड़े लोग हो, आप ट्रेन में बैठे हैं, आप ना कभी एक काम करना, कानपुर से ट्रेन में बैठना लखनऊ के लिए, या फिर लखनऊ से ट्रेन में बैठना बनारस के लिए, बनारस से ट्रेन में बैठना पटना के लिए, और देखना, खोले रखना आंख और ऑब्जर्व करना, आपको कितने पहाड़ दिख गए? मुश्किल से 2-3, नहीं मिलेंगे। पता क्यों? क्योंकि पूरा फ्लेट, जैसे ना घर बनाने के बाद जो आते ना हमारे मिस्त्री, वो कैसे दीवारों को एकदम ऐसे जमी हुई है यार, इतनी प्यारी, तो आप कितना अच्छा रेल डेवलप कर सकते हो, कितने प्यारे रोड बना सकते हो। आपको दो एग्जांपल, दो लोग हैं, है ना, देयर आर 2 पीपल, बोथ आर वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, है ना। एक को काम दिया भाई अरुणाचल प्रदेश में रोड बना, और एक को काम दिया बिहार में रोड बना। जब बिहार वाला रोड बना करके टोल टैक्स लगा रहा था, तब तक अरुणाचल प्रदेश वाला पहाड़ काट रहा था ताकि रोड बना दे। तो कनेक्टिविटी, इन सारी चीजों के चलते मगध सबसे पावरफुल किंगडम बना। कारण क्या था? उसकी जियोग्राफी। तो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन हिस्ट्री। मुझे बता दो, समझ में आ रहा? अच्छा, समझ में आ रहा, ये एक अलग बात है। बोर तो नहीं हो रहे हो? इफ यू वॉन्ट टू सी माउंटेन, कम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बिल्कुल, हमारे देश की डाइवर्सिटी यही तो है दोस्त, है ना। डाइवर्सिटी यही तो है कि एक जगह जहां आप जाओगे, एक जगह आप गए जहां पर आपको भारत पे, गूगल पे, फोन पे, जेब, एचडीएफसी, क्रेड ऐप, सब नाना प्रकार की मिल गई। वहीं 50 किलोमीटर बाद आप जब गए किसी गांव में, तो आपको 100 रुपए नोट का खुल्ला नहीं मिला। दिस इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी ऑफ माई कंट्री। समझ में आ रहा? सो दिस इज द इंपैक्ट। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्राइब्स, हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी मैंने बता दी। अगला आ जाएगा, अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? चलो, अगला पॉइंट आ गया आपका कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मतलब द स्टडी ऑफ मैप्स। आप मैप बनाइए, आपको किसी भी इलाके को पढ़ना, आप मैप बनाइए। और ये हमेशा से रहा, हमेशा से ये रहा है। हम जिस भी इलाके को पढ़ने जाते थे, पहले उस इलाके का मैप बनाते। और आर्म्ड फोर्स के अंदर तो इसके तो लेक्चर लगेंगे। अगर आप ओटीए ज्वाइन कर लो, आप आईएमए ज्वाइन कर लो, आप एएफए ज्वाइन कर लो, या फिर आईएनए ज्वाइन कर लो, आपके कार्टोग्राफी के लेक्चर लगेंगे। आपको मैप पढ़ना, मैप बनाना सिखाएंगे। आपको बताओ, कोऑर्डिनेट देंगे, आपको बोलेंगे 26 डिग्री नॉर्थ, 46 तो बाहर आ जाएगा, 26 डिग्री नॉर्थ एंड 82 डिग्री ईस्ट। यहां से आपको 32 डिग्री नॉर्थ, 82 डिग्री ईस्ट पर जाना है। ढूंढो और जाओ, ये आपके तरीके होंगे। तो मैप लर्निंग आपको सिखाई जाएगी ज्योग्राफी के अंदर। अगला आ जाता है जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब धरती के अंदर की स्टडी, जो जियोलॉजी के अंदर आता है। जैसे भूकंप कैसे आए, क्या आप ला सकते हो? क्या नहीं ला सकते? ज्वालामुखी कैसे फटे, आपके अंदर है? नहीं। धरती के अंदर की ताकतों की वजह से वो आपकी यहां जाएगी, है ना। टोपोग्राफिकल मैप होता है ना सर, टोपोग्राफिकल मैप होता है, थेमेटिक मैप होता है, कार्टोलॉजी होती है, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। अगला हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी, मतलब जलवायु की स्टडी। किसी जगह पर उमस क्यों है, किसी जगह पर बारिश क्यों है, किसी जगह पर बादल क्यों है,
ये आ गया। फिर बायो जियोग्राफी, वहां के जंगलों की स्टडी, जंगलों के अंदर के जानवरों की स्टडी जियोग्राफी ने बैक किया। इकोनॉमिक जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी ने क्या बताया कि आपने वहां से अर्निंग कैसे शुरू करी। वो अगर छोटा नागपुर जैसा इलाका हुआ तो वहां पर इंडस्ट्री आपकी इकोनॉमी को ड्राइव करेगी, अगर वो बिहार वाला इलाका हुआ तो एग्रीकल्चर आपकी इकोनॉमी को ड्राइव करेगी, मतलब उस जगह की जियोग्राफी आपकी इकोनॉमी को चला रही है। फिर आया सोशल जियोग्राफी। सोशल जियोग्राफी मतलब एक तरह के लोग एक जगह रहना पसंद करेंगे। जैसे कि सपोज करो कि जैसे कि दो पर्सन है ना, एक पर्सन है हिंदू, एक पर्सन है मुस्लिम। मुस्लिम जो है सुबह 5 बजे मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती है ना। जो हिंदू होगा उसके लिए नॉइस पोल्यूशन होगा। जो हिंदू है शाम को 7 बजे मंदिर के अंदर तेज आवाज में गाने बजाएंगे, भजन बजाएंगे, मुस्लिम के लिए नॉइस पोल्यूशन होगा। कहने की बात यह है कि अगर विविधता है तो एक समुदाय के लोग एक जगह बस जाते हैं। इसको बोला जाता सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी मतलब हर समाज के लोग, हर समुदाय के लोग अपने साथ साथ रहना पसंद करते हैं। ज्योग्राफी ने उनको डिटरमाइन किया। समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट है किसी को? बता दो। ये सारे सब्जेक्ट का रिलेशन बता दिया मैंने। नहीं, अभी आपको पढ़ना ही है, मैप अभी बनाना नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता बेटा ह्यूमन स्टडी, है ना। होमोसेपियंस, इंसानों की स्टडी की गई थी ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर के। जियोमॉर्फोलॉजी 10-2 नेटवर्क चला गया था। अरे वाह, थोड़े नाल तो मैं 3 बारी दस दूंगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, जियो मतलब अर्थ, मॉर्फोलॉजी मतलब मॉडिफिकेशन। धरती के ऊपर पहाड़ पठार मैदान बनने की जो प्रोसेस होती है वो जियोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, कोई डाउट बेटा? एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ट्राइब्स की स्टडी होती है। बढ़ू आगे। बायोजियोग्राफी के अंदर जंगलों की स्टडी होती है। फॉरेस्ट, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनकी स्टडी होती है ना। बड़े आगे चलो भाई, अब एंटर करते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ। तो दिस इज फॉर दी ऑल द एग्जाम जो हमारे देश के अंदर होती है। ज्योग्राफी का सिलेबस क्या होता है? 2 प्रकार से होता है, एक फिजिकल जियोग्राफी और एक इंडियन जियोग्राफी। अब फिजिकल जियोग्राफी जो आप बोल रहे हो ना बेटा, जियोमॉर्फोलॉजी, उससे क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, इन 3 चीजों से मिलकर के बनी होती। आइए मैं आपको इन तीनों चीजें। पीडोलॉजी का मतलब होता है बेटा मुस्कान, स्टडी ऑफ सोइल। लिखो, जियोमॉर्फोलॉजी, लिथोस्फीयर, लैंड, अगला लिखो, क्लाइमेटोलॉजी, सेकंड पॉइंट एटमॉस्फियर, थर्ड पॉइंट एयर। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपका ओशियनोग्राफी, ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोस्फीयर, ब्रैकेट के अंदर वाटर। इन 3 चीजों से मिलकर के आपकी ज्योग्राफी बनी। हां, ये नोट्स के साथ आपको मिलेगी। सर इकोनॉमी से कनेक्शन समझ में नहीं आया। अरे मनीष कुमार बेटा, इकोनॉमिक्स का मतलब ऐसा होता है दोस्त कि आपने
किसी भी इलाके के अंदर, जैसे बिहार में आप रह रहे हो तो आपकी इकोनॉमी डिटरमाइन होगी एग्रीकल्चर के थ्रू। अगर आप छोटा नागपुर प्लेट्यू में रह रहे हो तो आपकी इकोनॉमी डिटरमाइन होगी इंडस्ट्री के थ्रू। समझ गए ना? तो उस एरिया वो एरिया आपको इकोनॉमी प्रोवाइड कर रहा। ठीक, तो फिजिकल जियोग्राफी 3 शब्दों से मिलकर के बना है। एक जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब जमीन, धरती की स्टडी। जमीन, पहाड़, पठार, मैदान, है ना, घाटियां, उन सब की स्टडी, ये आ गया जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। दूसरा क्लाइमेटोलॉजी, मतलब बारिश, हवा, तूफान, कोहरा, धुंध, तेज बादलों का चमकना, तेज बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, हवाओं का चलना, तूफान का आ जाना, सब कुछ मौसमी फिनोमेना, ये आए आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। तो पहला क्या? लिथोस्फीयर। हिंदी में लिखूं अगर आप बोलो तो? पहला आया लिथोस्फीयर, हिंदी में कहा गया स्थल मंडल। स्थल मतलब जमीन। दूसरा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, हवा। वो तीसरा हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल। ये क्या हुआ? जब आपकी जमीन, हवा और पानी, जमीन, हवा और पानी जिस पॉइंट पर मिले, यहां क्या होगा? जहां जमीन, हवा और पानी मिल गए, वहां क्या होगा? वहां होगी लाइफ, वहां होगा जीवन। नहीं समझ में आया क्या? यार बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैंने बताया था, शायद आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बेहतरीन बच्चे हो यार। तो जब ये तीनों मिली, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। स्फीयर ऑफ लाइफ। यहां क्या आया? बायोस्फीयर, द स्फीयर ऑफ लाइफ, जहां जीवन बना। कब बना? बायोडाइवर्सिटी महिमा एक चार्टा पड़ेगा ना, तो क्या हुआ? पहला जियोमॉर्फोलॉजी बेटा। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ? जमीन, 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 सारी जमीन से रिलेटेड फिनोमिना। दूसरा क्लाइमेटोलॉजी, मतलब सारे फिनोमिना मौसम से लेकर के। तीसरा आपका हो गया ओशनोग्राफी, मतलब जल से लेकर के सारे फिनोमिना। और तीनों जब मिल गए, हवा, बारिश और जमीन, तो एक पौधे ने जन्म ले लिया। दैट इज नोन एज जैव मंडल। क्या बोलेंगे? जैव मंडल। जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल मिलकर बन गए जैव मंडल। तो पहले क्या किया आपने? पहले आपने पढ़ी जमीन, हवा और पानी। जब आपने इन तीनों को मिला दिया तो खिलखिलाता हंसता हुआ हमारा भारतवर्ष बन गया, हमारा भारत देश बन गया। और यहां से इंडियन ज्योग्राफी इजाद हुई। तो पहले द फिजिकल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, लेटर ऑन द रीजनल स्टडी। प्लीज बताइए, समझ में आया? प्लीज बताइए अगर कोई डाउट हो किसी को। जैसे जिन बच्चों को डाउट था ना, सर नोट्स कैसे बनाएंगे, अभी तो जो मैंने बताया ना आपको, उसको वैसा का वैसे लिख लो, उसमें कुछ नया नहीं लिखना है। आपको नोट्स कब बनाना? जब मैं आपको बोलूंगा। बोलो, इतना समझ में आया बेटा? बढ़ू आगे? आगे अब बढ़ूंगा मैं, आपको एक एक का बताता हूं। पहले सिलेबस जियोमॉर्फोलॉजी का, कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी की शुरुआत यहां से होगी। उससे पहले 2 छोटे टॉपिक रहेंगे हमारे पास, जिनके ऊपर हमें थोड़ा फोकस करना है। पहला टॉपिक रहेगा हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। यह आ जाएगा आपका कॉस्मोलॉजी के अंदर। कॉस्मोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब हो जाएगा ब्रह्मांड। केतकी मेरा पांव अच्छा है,
तो यूनिवर्स, फिर दूसरा पॉइंट लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये क्या होता है ये भी जानेंगे हम। फिर आ जाएंगे जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर। अब जियोमॉर्फोलॉजी, जियो मतलब अर्थ, मॉर्फोलॉजी मतलब उसके ऊपर मॉडिफिकेशन। तो आप देखो यहां पर आपको चट्टान दिख रही, बस इसी तरह की चट्टानों की स्टडी हम यहां करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। पहला टॉपिक इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दूसरा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या बताएगा, धरती के अंदर क्या क्या है, जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो पहला इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दूसरा पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट। आज कितने कॉन्टिनेंट है धरती के ऊपर, 7 कॉन्टिनेंट है। जब धरती बनी थी तब कितने थे, पता नहीं। आगे कितने रहेंगे, पता नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये बने कैसे, ये फिर प्लेट टेक्टोनिज्म, एक थ्योरी जिसने मदद की कि कॉन्टिनेंट कैसे बने, डीप डिटेल में जानेंगे। फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस, धरती पर पहाड़ क्यों बनते हैं, पठार क्यों बनते हैं, माउंटेन्स, खाइयां क्यों बनती है, वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होगी। अब जियोमॉर्फिक 2 प्रकार की होती है, एक जो धरती के अंदर से बने उनको एंडोजेनिक बोलते हैं, और एक जो एटमॉस्फेयर से बने उन्हें एक्सोजेनिक बोलते हैं, है ना। अर्थक्वेक, भूकंप कैसे आएगा, सुनामी कैसे आएगी, और वोल्केनिज्म, इन सारी की सारी चीजों को हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। सारी की सारी चीजों को जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। अगला पॉइंट आ जाएगा आपका क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी मतलब क्या, वायुमंडल। ये सब कहां होता है, जितना भी फिनोमिना बताया कहां होता है, वायुमंडल में होता। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, पहला पॉइंट, वायुमंडल मतलब ये वायुमंडल बना किससे। दूसरा, जैसे वायुमंडल हो गया घर, तो घर बनता है ईंट से, रेत से, पानी से, तो वैसा का वैसे ही एटमॉस्फेयर किससे बना। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, घर कैसा बना हुआ है, 1 कमरा, 2 कमरा, 5 कमरा, है ना। तो जितने भी कमरे उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर। तीसरा, इंसोलेशन एंड हीट बजट, जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म कैसे होता है, हीट का बजट मेंटेन कैसे होता है। फिर अगला पॉइंट तापमान, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड प्रेशर बेल्ट, अलग अलग जगह जो दाब पट्टियां बनी हुई है। दाब पट्टियां मतलब किसी जगह हाई प्रेशर, किसी जगह लो प्रेशर, एंड हाई प्रेशर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विंड्स। उसी के साथ साथ फिर हम पढ़ेंगे क्यों चलती है पवन ना तुम जानो, पर हम उसको जान जाएंगे, तो विंड्स पढ़ेंगे। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 3 प्रकार की हवाएं कौन कौन सी होती वो जानेंगे। क्लाउड्स क्या होते हैं, बादल, अलग अलग प्रकार के, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, निम्बस क्लाउड, निम्बस स्ट्रेटस क्लाउड, है ना, सीरो स्ट्रेटस क्लाउड, सीरो क्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, वो क्लाउड्स जानेंगे। फिर बारिश अलग अलग प्रकार से जो होती है ना। साइक्लोन्स अलग अलग जगह पर जो आते हैं उनको अलग अलग नाम दिए जाते, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए, नोमेनक्लेचर कैसे होता वो। वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन, विश्व में अलग अलग जगह क्लाइमेटिक रीजन्स कैसे हैं, जैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सवाना क्लाइमेट, सुडान क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, स्टेपिस टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, लोरेशियन टाइप क्लाइमेट, साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, टेगा टाइप क्लाइमेट, टुंड्रा टाइप क्लाइमेट, परमाफ्रोस्ट क्लाइमेट, सब तरह के क्लाइमेट इस आधार पर कैसे बने उन्हें जानेंगे, है ना। फिर आएगा हमारा ओशियनोग्राफी, द इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन। अरे भाई, धरती के ऊपर जब समुद्र का पानी खारा है तो मेरे लिए क्यों जरूरी है, मेरा सीधा सा जवाब, मैं कुछ उल्टा नहीं रखता अपने दिमाग में। अगर समुद्र का पानी खारा है तो मेरे लिए क्यों जरूरी है, भाई तेरे लिए जरूरी है। तू धरती पर रहता है। जब हम धरती पर रहते हैं, धरती हमारा हुई घर। अब ये पूरा जो प्लॉट था, इस प्लॉट के अंदर ये इतना बड़ा मेरा घर था, वो बाकी के सारे हिस्से में मैंने गार्डन बना दिया, बाकी के सारे हिस्से में मैंने क्या बना दिया, गार्डन बना दिया। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय मी टू नो, इस गार्डन के अंदर अच्छे अच्छे फूल खिले या गार्डन के अंदर सांप छुप के बैठा है। तो अगर धरती मेरा घर है और ये ओशन गार्डन है जो जिसने की पूरा 71% एरिया कवर करके रखा हुआ है, तो दिस इज इंपॉर्टेंस फॉर मी यार। कि 71% एरिया के अंदर क्या है, नमक है, उसके अंदर शार्क है, क्या है, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन में यहां जानूंगा। फिर वाटर इंडेक्स, एक बच्चा बोल रहा है सर बारिश के लिए बहुत जरूरी होता है समुद्र का पानी, बिल्कुल बच्चा, वाटर इंडेक्स यहां मैटर करेगा। इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड सो वी कैन क्रिएट अ ग्रुप ओनली फॉर स्टूडेंट ऑफ दिस पेज। नो किट्टू राज, जब तक मैं ना बोलूं कुछ नहीं बनाना, है ना।
और इस तरह के मैसेज भी नहीं करना, ठीक। अगला पॉइंट, डीप सी प्लेन, समुद्र कैसा है अंदर से। अगर ऐसा है क्या कि मैं ऐसा गया, ये समुद्र मैंने पांव रखा और गायब, क्या समुद्र ऐसा है? या समुद्र के अंदर खाई है, ज्वालामुखी है, पठार है, पहाड़ है, जैसे जमीन पे होते हैं। तो समुद्र के डीप सी प्लेन्स को जानेंगे। फिर जानेंगे ओशन टेम्परेचर, समुद्र का तापमान कैसा होता है। ओशन टेम्परेचर को स्टडी करेंगे। ओशन टेम्परेचर को स्टडी करने के बाद अगला पॉइंट जो हमारा आएगा, दैट इज द ओशन सैलिनिटी, समुद्र का पानी खारा काहे क्यों है, समुद्र का पानी खारा क्यों है, यह जानना हमारे लिए जरूरी होगा। उसके बाद ओशन करंट्स, ओशन करंट्स के अंदर क्या आएगा, ओशन करंट के अंदर क्या आएगा, ओशन करंट्स के अंदर आएगा आपका समुद्र के ऊपर चलने वाली जलधाराएं, वेयर वी कैन डिस्कस अबाउट एस्पेक्ट ऑफ एसएसबी एंड अबाउट वेरियस टॉपिक ऑल्सो। किट्टू राज कोई ग्रुप नहीं बनेगा बेटा, आपको मैं इच्छा रखता हूं कि इस बैच के स्टार्टिंग वाले दिन ही आप ब्लॉक ना हो, है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा कोई सा भी कार्य नहीं करेंगे जिससे आप ब्लॉक हो जाओ। इस तरह के मैसेजेस ना लिंक तोड़ देते हैं पढ़ाने की। वो मेरे हिसाब से आप स्टूडेंट हो, क्लास मॉनिटर नहीं, तो आप पढ़ोगे, आपको मजा आएगा। मतलब अभी तक जीवन में कर तो लिया यार इतनी सब कुछ, अभी ये टाइम है पढ़ने का, थोड़ा तो पढ़ो। क्लास के पहले दिन ही हम शुरू हो गए। मुझे पता है वहां पर किस प्रकार की स्टडी होगी, कैसे करोगे। आई एम टेलिंग एवरी वन ऑफ यू, ट्रस्ट मी, एक अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। मैंने कई सारी इस प्रकार से दोस्ती बनते देखी है, ग्रुप बना लेते, वहां पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाते बच्चे, सिर्फ डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ नहीं होता। ग्रुप आपका होगा, ग्रुप आपका मैं खुद बनाऊंगा जिस दिन होगा, है ना, नीड रहेगी मैं खुद बनाऊंगा, मैं खुद आपसे डिस्कशन भी कराऊंगा। बट अभी पहले मैं आपको यहां लिंक कराऊंगा, मैं आपको पहले बंदा बनाऊंगा, फिर बंदा बनाने के बाद हम बात करेंगे, है ना। अगला आएगा ओशन टाइड्स। ओशन टाइड्स मतलब किस प्रकार से समुद्र का पानी खींचता है ना, किस प्रकार से समुद्र का पानी चांद खींचता है, चांद जिसके नाम पर मोहब्बत की मिसालें दी जाती है, वो किस प्रकार से समुद्र के पानी को उठा देगा, तो वो हम जानेंगे ओशन टाइड्स। फिर मेरीटाइम रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरीटाइम रिसोर्स के अंदर आपको सब कुछ पता चलेगा। मोनाजाइट सैंड समुद्र के अंदर से निकलती, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो कि आपके फोन कार्ड के अंदर आईसी में लगते हैं, तो ये सब इनका यूज। फिर मेरीटाइम लॉ, समुद्र का कानून। डू यू नो व्हाट डज मीन बाय द मेरीटाइम लॉ? मेरीटाइम लॉ का मतलब होता है, मेरीटाइम लॉ का मतलब होता है कि जैसे हिंद महासागर तो क्या हिंदुस्तान का है, साउथ चाइना सी तो क्या चाइना का है, जापान से तो क्या पूरा जापान का है, अगर नहीं है तो कैसा है, जो जैसा है वो इस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यूएन क्लोज के अंदर मेंशन है, जो हम पढ़ेंगे। समझ में आया? ओके, यहां पर हो जाएगी पूरा पार्ट कंप्लीट। फिर आ जाता है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री, हमारा देश भारत, उसका इंट्रोडक्शन, किस प्रकार से हमारा देश है। मतलब भाई आप, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, जैसे आप लोग हो, मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करता हूं बेटा, लिटरली मैं आप लोग की और आपके मम्मी पापा की, है ना, मम्मी पापा जिन्होंने भी आपको सजेस्ट किया, जिन्होंने भी आपके इस तरह के चीज की हेल्प की, है ना, तो आप लोग की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। और आप लोग पता, आपने जो डिसीजन लिया है, किट्टू राज एक मैसेज भी किया बेटा, प्लीज, 2 बार हो चुका है, इट्स राइट नॉट राइट, आप मत सही करो, मैं बोल रहा हूं ना, आप राजनीति राजनीति बचपन से आज तक खेल लिए, तोड़ देना फिर से लिंक। मैं आपको एक बहुत अच्छे से एक पॉइंट बताता हूं कि बेटा आई कैन डिलीवर यू थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स लिटरली, बट अगर इस तरह से क्लास के अंदर डिस्टरबेंस होगा ना, बड़ा बुरा लगेगा। 2 मिनट पहले आया वो बच्चा, तब से क्लास चल रही, एंट्री ली, 1 घंटे बाद ग्रुप बना लेते हैं, एक बच्चे ने राइट को इधर उधर लिख दिया, उसको सही करवा दिया। मत करो बेटा, आप सुनो तो किट्टू, आप कहानी तो सुनो, मैं आपको पहले भी किसी बैच के अंदर पढ़ा चुका हूं, डांट चुका हूं सिमिलर मैनर में।
मत करो बेटा, ट्रस्ट मी। आप पढ़ाई करो, आप लोग की हेल्प हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उस ग्रुप को चलाने से। ठीक है, आप सुनो मेरी बात। हाँ, तो आप लोग के पास क्या ऑप्शन था? आप लोग के पास ऑप्शन था जेडबलई, आपके पास ऑप्शन था मेडिकल, आपके पास ऑप्शन था मैनेजमेंट, आपके पास ऑप्शन था सिविल सर्विस। बट यू पीपल डिसाइडेड टू बी द सोल्जर ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्स। हमारी आर्म्ड फोर्स का ऑफिसर बनने के लिए आप लोगों ने डिसाइड किया। भाई, पहली इज्जत मेरी तरफ से, पहला मेरा आपको सम्मान उसी दिन जाता है जिस दिन आपने फैसला इस देश की रक्षा करने का लिया। और दूसरा, आपके माता पिता को नमन, जिन्होंने इस फैसले को में आपका साथ दिया। भाई, मैं कसम खा के बोलता हूं कि अगर आपने एक पाई दी है ना यहां पर इंस्टीट्यूट के अंदर, मैं आपकी जाया नहीं होने दूंगा। जितना बन पड़ेगा उससे एक दो कदम आगे जाकर के आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट है उन सारे बच्चों के लिए जो इस जवानी के इस दौर में, जब उनके पास थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस है ट्रीज की, उसके बाद भी उन्होंने वही चुना जो रक्षा करेगा। लिटरली भाई, आप जानो, ये देश है, इसको देख के आंसू आ जाए आंख में जब आप जानोगे ना, उत्तर में विराट हिमालय, सो दक्षिण में भारत माता के पैर धोता हुआ हिंद महासागर, उनके ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट्स, उनके वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट्स। ये कितना प्यारा। जब आपने देखा कि मिडाइवल एज से, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मध्यकालीन भारत, हमारे देश के अंदर बहुत सारे हमले हुए विदेशी हमलावरों के। वो अरब्स थे, वो टर्क्स थे, है ना, पर्शियंस थे, उससे पहले इंडो ग्रीक्स थे, उससे पहले पार्थियंस थे, उससे पहले कुषाण्स थे। सबने हमला किया यार। क्यों? देयर इज अ रीजन। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि इस देश की जमीन, जो मैंने पहले पे बताया था, रीजन, दूसरा लोकेशन, तीसरा जलवायु, चौथा यहां की नदियां, इस देश को इतना प्रोस्परस बनाती है कि कई सारे विदेशी बहेलिए इस सोने की चिड़िया के ऊपर आंख गड़ाते हैं। बट खुशी तब मिलती है जब लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर के डेजिग्नेशन के साथ हमारे बच्चे जब आर्म्ड फोर्स के अंदर जाते हैं और वो उनकी आंख फोड़ देते हैं, जिस आंख से वो इस सोने की चिड़िया को देखते हैं। तो ये हमारा देश है, ये हमारे देश की मिट्टी। भाई, बाउल ऑफ फूड है उत्तर के मैदान, जो आप बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गूस बम्स आ रहे मेरे हाथ में। मैं बताऊं ना, इनको फूड बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं। यहां कितना गेहूं प्रोड्यूस होता है, कितनी अच्छी मात्रा में चावल प्रोड्यूस होता है ना। आपने वो सॉन्ग सुना कभी? मां भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। उसमें कैसे बोलते हैं? वो धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, इस पावनी धरा पर, वरदायनी धरा पर, यहाँ राम इसमें खेले और खेले नंद नंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। ये माटी हमारी पूजा है और ये माटी ही हमारा विजडम, हमारा सब कुछ है। पहले स्टेंजा के अंदर उन्होंने इस मिट्टी के बारे में बताया, ये मिट्टी कैसी है, समझ रहे हो ना। और इसी सॉन्ग को मैंने जब सुना था ना, मैं मतलब एक इमोशनल हो गया था यार इसको सुन के। जब उन्होंने बोला, मेरे अवध की सरयू श्री राम को बुलाती, मथुरा में मात यमुना कान्हा के गीत गाती, रुद्राभिषेक करती काशी में गंगा पावन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। मतलब एक तरफ सरयू है, एक तरफ यमुना है, एक तरफ गंगा है। मतलब इतनी सारी नदियां यार, इतनी नदियों का मायका कहा जाता है भारत को, नदियों का मायका। इतनी नदियां है हमारे देश के अंदर। आप मजाक में ले रहे हो क्या? मतलब जब आप इंडियन ज्योग्राफी शुरुआत करो ना, मतलब मैं आपको, आप अपने जीवन में इतना प्रिविलेज ले लो कि भाई भारत में जन्म पाए हो। जो लोग बोलता ना मैं परेशान हूं, मैं, अरे दोस्त, तेरा जन्म कहां हुआ है? इस भूमि को प्रणाम कर, इस माटी को प्रणाम कर। कहां जो जीवन तू जी रहा है ना, उतना
किसी को सपने में भी नहीं आता। आज जाके देख लो सीरिया में, इजराइल में, पैलेस्टीन में, वो लोग दुआ करते हैं कि इस मुल्क में जन्म होता। आप कौन हो भाई, हो कौन आप जो ये बोल रहे हो कि मैं परेशान हूं? परेशानी क्या जानते हो? जो है ना, जिस दौर से वो गुजरे हैं और तुम मेरी जान उसके आसपास भी नहीं भटके हो। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, जो प्राप्त है वो सच में पर्याप्त है, सच में। तो पहले हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री। जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर पहले लैंड फ्रंट्स, हमारे देश की सरहदें किस किस के साथ है, किसके साथ सबसे बड़ी है, किसके साथ सबसे छोटी है। तो लैंड फ्रंट्स एक एक जगह कि किस किस के साथ कितनी कितनी बॉर्डर शेयर करते हैं, उस बॉर्डर के साथ वाटर फ्रंट्स जिसको हम कोस्टल लाइन बोलते हैं कि किस जगह पर समुद्र की रेखा कितनी है। फिर उसके बाद हम जानेंगे हमारा देश इस वर्ल्ड में कहां आता है। ये वर्ल्ड है, ये धरती माता है। ये धरती माता को दो हिस्सों में काट दिया इक्वेटर ने, ये दो हिस्सों में काट दिया प्राइम मेरिडियन में, और यहां हमारा भारत आता है। तो भारत कहां हो गया? इक्वेटर के नॉर्थ, प्राइम मेरिडियन की ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। यू नीड नॉट टू वरी, नीड नॉट टू वरी। मैं बोल रहा हूं ना आपको, मेरा एक मोटिव रहेगा हमेशा से एक अच्छा इंसान बनाना, जो मैं जान लगा दूंगा। बट जब इस बैच से, इस क्लास से आप जाओगे, एक दिल में एक चीज लेकर के जाओगे कि हाँ मैंने कुछ तो सीखा है, और यही मेरा एक मोटिव अंत तक रहेगा। फिर बढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब भारत के पहाड़, भारत के पठार, भारत के मैदान, भारत की नदियां, ये सब जानेंगे। ड्रेनेज ऑफ इंडिया के अंदर भारत का इरिगेशन, कहीं पर कुएं से होता है, कहीं केनाल से होता है ना, कहीं पर बावड़ी का नाम सुना होगा, वाव जिसको बोलते, उससे होता है। तो कहीं स्प्रिंकलर फार्मिंग होती है, तो कहीं सोलार होती है। ड्रेनेज जानेंगे, भारत की नदियां जानेंगे, भारत के तालाब जानेंगे, डैम जानेंगे। फिर क्लाइमेट एंड सीजन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का जलवायु, हमारे देश का मौसम, वो एक साल में 365 दिन। भारत एक ऐसा देश है बेटा जहां पर 300 दिन सूर्य देवता अपना आशीर्वाद लेकर के प्रेजेंट रहते हैं। मतलब 365 दिन में से 300 दिन सूरज की प्रॉपर रोशनी आती है, 60 दिन नहीं आती, 60 से 65 दिन। वो 60 से 65 दिन हो गया, आप खुद समझदार हो, एक तो जुलाई और एक अगस्त, क्योंकि तब भगवान बारिश के फॉर्म में आते हैं। तो ये जुलाई और अगस्त के टाइम पर बाकी 300 दिन, और वो 300 दिन आपकी सोलर ऊर्जा को कितना ऊपर ले जाएगा, वो 300 दिन आपके जंगल को कितनी ज्यादा ग्रीन पिगमेंट फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करेगा, वो 300 दिन के अंदर कितनी नाना प्रकार की फसल आप उगा सकते हो। कौन सी ऐसी फसल है जो हमारे देश के अंदर नहीं उगती? जरा एक नाम बता दो, एक नाम बता दो, एक नाम। सब उगती है बेटा। क्यों? क्योंकि शुरू यहां से हुआ जहां लोग परेशान थे गर्मी से, हाय गर्मी, और खत्म कहां पर हुआ यार, क्या प्यारा मौसम है ठंड का। तो दिस इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। यहां दिस एरिया, रेगिस्तान से लेकर के उत्तर पूर्व में चले जाओ, 1 मीटर के बाद नहीं दिखेगा, इतने घने जंगल है। ये दिस कॉल्ड द डाइवर्सिटी एज वेल एज यूनिटी विद डाइवर्सिटी। अगला पॉइंट आ जाएगा वेजिटेशन। इस वेजिटेशन के अंदर भारत के 510 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 106 नेशनल पार्क, 56 टाइगर रिजर्व, 30 एलिफेंट रिजर्व, सब पढ़ेंगे हम, सब कुछ जानेंगे जो हम जान सकते हैं। कॉफी का कल्टीवेशन प्रसून यहां पर होता है, कर्नाटका के अंदर बाबा बुदान की पहाड़ियों के ऊपर अरेबिका रोबुस्टा नाम की कॉफी का प्रोडक्शन होता है हमारे देश के अंदर। प्रसून, अच्छा रहा, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, आई रिस्पेक्ट द क्यूरियोसिटी बट आई फील डिसरिस्पेक्ट जब नॉन एकेडमिक क्वेश्चन हो। सर आज का फर्स्ट क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रहा, आपका पढ़ाने का तरीका भी हो। अभी हमारे पास टाइम 9 बज गए क्या? ओह, आई एम सॉरी बेटा, मतलब मैं इतना डीप और डिटेल में निकल गया था आप लोग को इस सिलेबस को एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं टॉपिक को शुरुआत ही नहीं कर पाया, और जब मैंने देखा तब समय हो चुका था। जब बच्चे ने मैसेज किया मैंने देखा तो इट वाज जस्ट लाइक कि टाइम कंप्लीट हो चुका था। बट डोंट वरी, एटलीस्ट आपको हमारे सब्जेक्ट का, हमारे सिलेबस का इंट्रोडक्शन, वेटेज, थीम सब समझ में आई, सारी की सारी चीज जो मैंने आपको बताई। गूज बम को हिंदी में बोलते आदित्य, रोंगटे खड़े हो गए मेरे ये बात बोलते हुए। होता ना कभी कभी जब आपको बहुत खुशी मिलती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी बहुत डर लगता है तो हो जाता है। दिस इज नोन एज एक्सक्लेमेशन ऑफ आवर बॉडी।
चलो अगला पॉइंट आ जाएगा एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, सोइल ऑफ इंडिया, भारत की ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के थ्रू मिलने वाली, वो पढ़ेंगे। सर आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर इन द ग्लास। इंग्लिश हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटा इट इज नॉट ग्लास, बहुत बहुत अलग हो जाएगा, इट इज क्लास। सूरज डूब गया नदी में और मेरा दोस्त डूब गया ग्लास में, बहुत मीनिंग निकल जाते हैं उस बात के। चलो अगला पॉइंट आ जाता है मिनरल्स इस देश में मौजूद, हमारे देश में मौजूद मिनरल्स जो अलग अलग पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट जो कनेक्टिविटी हम यूज करेंगे, पॉपुलेशन मतलब देश की जनसंख्या, किस इलाके में कितने लोग रहते हैं, है ना। आओ फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सातों कॉन्टिनेंट, और पता इस बार पता क्या किया मैंने, एक कॉन्टिनेंट पूरा एक दिन, एशिया पूरा पढ़ेंगे, अफ्रीका पूरा, यूरोप, नॉर्थ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, एक एक दिन में पूरे कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा। सर द मोस्ट अमाउंट ऑफ कॉफी इज कल्टिवेटेड इन अफ्रीका, द मोस्ट अमाउंट ऑफ कॉफी इज कल्टिवेटेड इन ब्राजील, बट द शुरुआत जो हुई थी उसकी कॉफी की, वो शुरुआत हुई थी यमन से, फिर इथोपियन हाईलैंड पर गई, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स उसको सब जगह लेकर के गए। जब पहली बार शुरुआत हुई थी तो उसने बकरी ने खा लिया था जो बेर, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज होल्ड योर हॉर्स बेटा, होल्ड योर हॉर्स, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। अगर आप ये बोल रहे हो ना कि कॉफी आपने पूछा मैंने बता दिया कर्नाटका में प्रोड्यूस होती है ना, तो आपने ये बोला कि सर नहीं ज्यादा मात्रा में तो अफ्रीका में होती, ज्यादा मात्रा में अफ्रीका में ब्राजील में होती है सबसे ज्यादा, बट शुरुआत यमन से हुई थी, है ना, यमन इथोपिया इस इलाके के अंदर। मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा कॉफी की सारी, है ना, कौन कौन सी इंडिया के अंदर होती है। चलो तो आज इस सेशन को यहां सारे कॉन्टिनेंट का अगला पॉइंट हमारा शुरू हो जाएगा, टॉपिक यूनिवर्स, जिसको अगली क्लास से करेंगे। सर कॉन्सेंट्रेट के करने के ट्रिक्स दे दो ताकि फ्लो ना टूटे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि कुछ भी हो जाए क्लास बंक मत करना। अगर क्लास बंक हुई तो उसको उसी दिन कंप्लीट करना, वरना बैकलॉग लगने में वक्त नहीं लगेगा। पहले लेक्चर की पहली क्लास में बोल रहा हूं, अपने आप को ना संभालना, बैकलॉग मत लगने देना बेटा, क्योंकि चीजें भी छूटेगी और मजा भी नहीं आएगा। कंसंट्रेशन का एक तरीका होता है हार्ड वर्क, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो कंसंट्रेशन आपको खींच लाएगा। दूसरा तरीका होता है डिसिप्लिन। एक फौजी जो होता है ना, उस फौजी की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं उसके कार के, पहला पहिया होता है डिसिप्लिन, दूसरा पहिया होता है डेडिकेशन, तीसरा पहिया होता है लॉयल्टी, और चौथा पहिया होता कॉन्फिडेंस। आप इन चारों पहियों को जोड़ लो, आप निकल जाओगे। और अगर आपने कुछ भी जरा सा ऊंच नीच किया तो पंचर गाड़ी कैसी चलती है आप जानते हो, समझदार हो आप, है ना। चलो बेटा, तो अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आप सभी लोग अपना एकदम बेहतरीन ध्यान रखिएगा, और मैं आपको अगली क्लास के अंदर यूनिवर्स पढ़ाऊंगा, ब्रह्मांड। किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा आज की डीपीपी तो आपको प्रोवाइड कर दी गई होगी, बट मैं तो वहां तक पहुंच नहीं पाया, आप डीपीपी को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वरना वीडियो सोल्यूशन मैं खुद ही दूंगा उसका, ठीक है। ऐसा परेशान मत होना कि हमने तो क्लास के अंदर पढ़ा ही नहीं था, डीपीपी आ गई। अरे डीपीपी है आपकी सीडीएस की एग्जाम नहीं, कर दो गलत, है ना। जितनी आदमी गलती करता है ना, अपने आप को सीखने के लिए रेडी करता है ना। तो हार कुछ नहीं होती, एक होता है जीतना, दूसरा होता है सीखना। चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ध्यान रखिएगा। जय हिंद एंड जय भारत।